क्या होगा जब सालों से बुनी गई झूठ की एक बहुत बड़ी इमारत अचानक अदालत में ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट में सामने आया है। एक ऐसा सच जिसने विरोधियों की पूरी मनगढ़ंत कहानी की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम तथाकथित पीड़िता के उस पुराने टीचर का वो राज भी आपको बताएंगे जिसे पुलिस ने जानबूझकर सालों तक अदालत से छिपा कर रखा, और उस शिवा का सच जिसे फंसाने के लिए इस्तेमाल किया गया, पर वो तो कब का बरी हो चुका है। आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। दर्शकों, राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच के सामने एक बहुत ही अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आशाराम जी बापू के पक्ष ने ऐसे पक्के सबूत और दमदार दलीलें रखीं जो साफ साबित करती हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ एक गढ़ी हुई झूठी कहानी है। आइए एक एक करके उन सभी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आशाराम जी बापू के पक्ष ने अदालत को साफ साफ बताया कि तथाकथित पीड़िता के माता पिता के बयानों में बहुत बड़े अंतर और विरोधाभास हैं। उन्होंने बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और झूठे तरीके से पेश किया है। कोर्ट में पूछताछ के दौरान खुद लड़की की मां ने यह बात कबूल की कि पिता पहले ये पता करते थे कि संत कहां सत्संग कर रहे हैं, और उसके बाद ही वे लोग वहां की यात्रा करते थे। यानी उन्हें बापूजी की हर गतिविधि की पूरी जानकारी थी, और यह भी पता था कि बापूजी उस समय जोधपुर में थे। पक्ष ने स्पष्ट कहा कि जब सबूतों को देखने पर हर कदम पर दो अलग अलग कहानियां बन रही हों, तो ऐसी झूठी कहानी पर सजा नहीं सुनानी चाहिए थी। अब सुनिए इस केस का सबसे बड़ा झोल। अभियोजन पक्ष ने कहानी बनाई थी कि दिल्ली पहुंचने पर माता पिता ने सेवादार शिवा को कई बार फोन किया, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स का हवाला दिया गया तो रिकॉर्ड में शिवा को एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं की गई थी। अगर वे कहते हैं कि बार बार फोन किया, तो रिकॉर्ड में एक भी कॉल क्यों नहीं है? यहाँ माता पिता के बयानों में भी बड़ा विरोधाभास सामने आया। मां का कहना था कि दिल्ली पहुंचने के बाद शिवा से संपर्क किया गया, जबकि पिता ने कहा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ही शिवा ने पहले फोन कर दिया था। वकील ने अदालत से कहा कि अगर गवाह हर कदम पर अलग कहानी बताते हैं तो उनकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और यह पूरा मामला बाद में गढ़ी गई कहानी पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि शिवा को ट्रायल कोर्ट पहले ही सबूतों की कमी के कारण पूरी तरह बरी कर चुका है। उसका नाम केवल आशाराम जी बापू को इस मामले से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था। धारा 370 यानी मानव तस्करी के आरोप को भी पक्ष ने अदालत में चुनौती दी। बताया गया कि तथाकथित पीड़िता और उसका परिवार अपनी मर्जी से खुद यात्रा कर रहे थे। इसमें ना कोई जबरदस्ती थी और ना किसी को छिपाने की बात थी। कानून में आश्रय देने का अर्थ किसी अपराधी को पुलिस से बचाने के लिए शरण देना होता है, ना कि कोई धार्मिक या आध्यात्मिक संपर्क रखना। हालांकि बेंच ने कहा कि कथित झाड़ फूंक की प्रक्रिया के दौरान ठहराने को संदर्भ में आश्रय माना जा सकता है, लेकिन इस पर भी पक्ष ने अपनी असहमति मजबूती से दर्ज कराई। साजिश के आरोप को भी पूरी तरह खारिज करते हुए ये कहा गया कि कोई व्यक्ति अकेला खुद अपने आप से साजिश कैसे कर सकता है। जब सह आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं तो साजिश की पूरी कड़ी अपने आप टूट जाती है। अब बात उस सबसे बड़े राज की। पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस ने कई महत्वपूर्ण गवाहों को जानबूझकर अदालत में पेश नहीं किया, और कोर्ट के निर्देश के बावजूद कुछ अहम कॉल रिकॉर्ड्स दबा दिए गए। सबसे बड़ी बात यह बताई गई कि घटना के बाद तथाकथित पीड़िता की अपने एक पूर्व शिक्षक से मोबाइल पर हुई बातचीत को भी अदालत से छिपाया गया। सवाल यह है कि उस बातचीत में ऐसा क्या था जिसे सामने आने से रोका गया। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी कहा कि गवाही के हिस्सों को बिना पूरे संदर्भ के नहीं पढ़ा जाना चाहिए, और अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि विरोधाभास कितने गंभीर हैं और क्या वे मामले की जड़ को प्रभावित करते हैं। मामले की सुनवाई अभी जारी है और अगली तारीख पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी। सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च तय हुई है। सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। झूठ के पैर नहीं होते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक ये जानकारी पहुंचे, और कमेंट्स में हरि ओम जरूर लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।